यहाँ से स्टार्ट करेंगे एडुटेरिया का। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर छठा देख रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर हम लोग पेपर देख चुके हैं, 5 का पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 हम लोगों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था कि आपको पीडीएफ जो रहेगा वो प्रोवाइड करा देंगे, उससे आप यहाँ पर कवर करोगे, ठीक है। तो पीडीएफ से आपको क्वेश्चन करना है, साथ में आप इसको सॉल्व करने रहेंगे। आधे पार्ट आपको और आधे पार्ट में कर दो, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा पेपर कराने और टाइम अभी कम है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं कि आधे आधे पार्ट हम लोग कवर करते हैं। अगर देखो एक बात और, अगर पूरे कराना है पार्ट सेकंड भी मुझे ही कराना है, तो आप कमेंट करके बताते ना, तो सेकंड पार्ट भी मैं कराऊंगा। अगर ऐसा सोचते हो कि पार्ट 2 आप कर लोगे तो बोलना है, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ऐसे करके आप भी कुछ करो, कुछ मैं करता हूँ, तो इससे सब पूरे पेपर सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अपना कमेंट करके जरूर बताना। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से, देखते हैं। और सुबह हम लोग कर चुके हैं, आज सुबह क्या दोपहर में किया हुआ है, जो केजीएस का पेपर है ना, वो भी हम लोग करीब कर चुके हैं। 8वां या 7वां पेपर जो भी किया है आज सुबह किया हुआ है। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, इनमें से बताना विचार करना है। वितस्ता एक प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदी थी जिसका आधुनिक नाम व्यास था। यह व्यास है। पहली बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर दरअसल वितस्ता एक प्रमुख ऋग्वैदिक काल नदी थी जिसका आधुनिक नाम झेलम है, गलत है। सेकंड बात, पूषण एक ऋग्वैदिक कालीन देवता थे जिन्होंने पशु का देवता माना था, सेकंड करेक्ट है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोमेद नामक बहुमूल्य वस्तु का जो आयात सौराष्ट्र क्षेत्र से किया जाता था। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सतमुख जैसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 करेक्ट है, बी आंसर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन की विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास करती थी? आंसर क्या होगा? सेकंड का करेक्ट आंसर ये सांख्य यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। सांख्य क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन भारत की सबसे प्राचीनतम विचार पद्धति है और इस दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि को मानता है। इस विचारधारा के अनुसार आत्मज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। क्वेश्चन 3, रिक्त स्थान के पर पूर्ति करने क्या आएगा इसमें? प्रथम जनसंख्या 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र में अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। आंसर क्या होगा? तीसरे का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम जनसंख्या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्माण जो थे उसकी लगभग 2 शताब्दी बाद यहाँ पर 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथा देखते हैं। सूची 1 सूची 2 में मैच करते हैं। मौर्यकालीन यहाँ पर तीर्थ है ना, और यहाँ पर इसके संबंधित विभाग है वो देखते हैं। सूची 1 सूची 2। प्रतिष्ठा जो हो जाएगा आपका कमिश्नर, राइट। और सन्निधाता क्या होते थे? सन्निधाता आपका राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। प्रशासता जो होते थे ये कारागार के अध्यक्ष और समाहर्ता कारागार के अध्यक्ष होते थे। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका समाहर्ता आय का संग्रह करता होता था ना, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जो प्रशासता होता था ये कारागार का अध्यक्ष होता था और समाहर्ता आय का संग्रह करता। करेक्ट आंसर बी। A1 B2 C4 D3। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। पांचों यहाँ पर कि गुप्तकालीन शासक जो है उसके यहाँ पर राजकीय भाषा क्या थी? इसकी राजकीय भाषा है संस्कृत। क्या है? संस्कृत, क्योंकि गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत होती थी और इस युग में संस्कृत ने अनेकों विश्वस्तरीय रचनाएं लिखी थी और इसमें कालिदास का नाम अग्रणी रखा था और पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी और इस काल में संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग मानते थे। छठा क्वेश्चन आते हैं। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों के रचयिता कौन थे? छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन इसका सही आंसर होगा। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथों की रचना बल्लाल सेन द्वारा की गई थी और बल्लाल सेन वंश बंगाल का एक प्रसिद्ध शासक था। हालांकि अद्भुत सागर ग्रंथ को बल्लाल सेन पूर्ण नहीं कर सके थे, लेकिन बाद में उनके उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन से उसे पूर्ण किया था, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा छठे का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 7वां। सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं। सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। पहले यहाँ पर है क्या रखा है? पहले भी यहाँ पर है आपका सूची को सूची 2 7वें नंबर में मैच करते हैं। इसमें शासन वंश है ना, और क्या दे रखा है? शासन वंश दे रखा है और इसमें राजधानी दे रखी है चौमान चौहान वंश, ठीक है। चौमान चौहान वंश है। यह आपको हो जाएगा क्या? अजमेर। गुजर प्रतिहार वंश आपको हो जाएगा पहला कन्नौज। गढ़वाल राठौर वंश आपको हो जाएगा चौथा वाराणसी और परमार वंश आपका थारा नगरी, ठीक है। थारा नगरी है, हाँ थारा नगरी है ना, हाँ धारा नगरी है। करेक्ट आंसर 7 में तो क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है। एलोरा गुफाओं की जिक्र करने वाले पहले यूरोपीय विदेश यात्री कौन थे? करेक्ट आंसर 8वें का हो जाएगा
पहले विदेश यात्री थेविनेट थे। कौन थेविनेट? एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था और एलोरा के गुहा मंदिरों के निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। एलोरा में 34 राष्ट्रकूट गुफाएं हैं। इनमें से गुफा संख्या 1 से 12 तक का संबंध बौद्ध ग्रंथ से है। क्वेश्चन 9, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो आंसर क्या होगा? 9वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका आएगा पहला बी मतलब राजधानी परिवर्तन, उसके बाद आपका आएगा ए मतलब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और तीसरा खुरासान और करचिल का अभियान। 2 1 3 मतलब BAC। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कथन ने कारणार पर विचार करना है। कथन है कारणार। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इसके नेतृत्व में अरबों ने पहला भारत पर आक्रमण करके सफल आक्रमण किया था। 10वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड, अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। यह बात भी करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्कन के बहमनी जो राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कौन सुल्तान आसीन था? 11 का भी करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। सन 1347 ईस्वी में हसन गंगू नामक व्यक्ति ने दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना की थी और उस समय दिल्ली के सल्तनत सिंहासन के मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बेमनसा के नाम से सिंहासन पर बैठा था और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई थी और बहमनी 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बट गया था। 11 का बी। क्वेश्चन 12 आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उचित शब्द लिखना है। निकोली कोंटी है ना, निकोली कोंटी ये इटली है ना, इटली का प्रसिद्ध यात्री था। इसने 15वीं शताब्दी में देवराज प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। आंसर क्या हो जाएगा? 12 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन 13, बरडोली सत्याग्रह के बारे में विचारना है। कौन इसके दौरान अपनाई गई रणनीतियों और घटनाक्रमों के दौरान विचार करते हैं। आंदोलनकारियों ने समर्थन में जनमत तैयार करने के लिए बरडोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। 13वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, आंदोलन के तरीकों का व्यवस्थित पालन सुनिश्चित करने के लिए एक बौद्धिक संगठन की स्थापना की गई थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है इसकी। तीसरा है, आंदोलन का समर्थन बंबई विधान परिषद के सदस्यता त्याग देने वाले नेताओं के मुंशी और लालजी नारंगी शामिल थे। सही बात है। चौथा है, आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने पूरे तालुकों को 13 छावनियों में विभाजित कर दिया था। ये बात यहाँ से गलत होगी, है ना, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है? 1 2 3 से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित पर विचार करना है। इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल स्तर की शिक्षा माध्यम देसी भाषाओं में बनाए जाने का सुझाव दिया था। पहला क्या होगा? 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हो जाएगा। इसने स्त्री शिक्षा पर व्यवसायिक शिक्षा को आवश्यकता पर बल दिया था और इसने तकनीकी विद्यालय और व्यापक प्रशिक्षण को संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की थी। चारों स्टेटमेंट इसका सही है ना। और ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है चार्ल्स हंटरवुड डिस्पैच की। सबसे देगा इनमें से चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में विचार करना है तो चारों बातें इसकी करेक्ट है। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। दोनों टाइप से आपको पता होना चाहिए। 15 नंबर है 15, बक्सर के युद्ध और उससे संबंधित परिणाम के बारे में विचार करना है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। 15 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, सेकेंड, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत इलाहाबाद का कड़ा के छोड़कर अवध के शेष क्षेत्र में नवाब को वापस कर दिए गए थे। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। तीसरा, इलाहाबाद की संधि द्वितीय संधि के तहत कंपनी को अवध को कर मुक्त व्यापार में छूट प्रदान की गई थी और कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा को नवाब खर्च को लेकर के सेना को अवध में अंग्रेजी सेना को अवध में रखना था। तीसरा करेक्ट होगा। 1 और 3 करेक्ट है, गलत पूछा है तो भी 2। कठिन क्वेश्चन है थोड़ा ये। पूरा टॉपिक आप पढ़ोगे ना तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी चीज़ें और इसकी। क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर है, सहायक संधि के संबंध में विचार करना है। सहायक संधि के संबंध में कथन जो है किनके द्वारा कहे गए थे? ये किनके द्वारा कहे गए थे? बोल रहा है कि इसमें देशी रियासतों को अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय हित की अथवा वह सब जो देश के प्रतिष्ठित है उन्हें बेचकर सुरक्षा मूल्य ली थी। आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर ये कहा था टॉमस मुनरो, सर टॉमस मुनरो। बी क्या होगा? 16 का सही आंसर होगा। 17 आते हैं 1857 के विद्रोह से संबंधित उसके पुस्तक और लेखक को लेकर के चयन करना है। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये क्या हो जाएगा? ये बोला है HP चट्टोपाध्याय। गलत है ना, गलत हो जाएगा। क्यों?
द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858 में सर सैयद अहमद खान न कि चट्टोपाध्याय। द पीजेंट एंड द राज करेक्ट हो जाएगा। अगला 1857 ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता। द फर्स्ट इंडियन वॉर कार्ल मार्क्स। 2, 3, 4 सही है, आंसर पी। 18 इनमें से कौन सा यहाँ पर किस महापुरुष से संबंधित है? इनमें से कोई कथन किस महापुरुष से संबंधित है? उन्होंने सार्वजनिक सत्य, धर्म और समर्थन के गुलामगिरी के विरुद्ध काम किया था और उन्होंने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह को राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन के प्रतीक चिन्ह बनाया था और उन्हें विठल राव कृष्णाजी वाडेकर द्वारा महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी या महात्मा की उपाधि दी गई थी। तीनों बातें क्या होंगी 18 की? 18 का जो तीनों स्टेटमेंट है ये बात कर रहा है किसकी? ये ज्योतिबा फुले की बात कर रहा है। क्वेश्चन 19 19 भारत में ट्रेड यूनियन का जो आंदोलन है उसके जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर नारायण मेघाजी लोखंडे इसका करेक्ट आंसर होगा। नारायण मेघाजी लोखंडे को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक बनाता है। उन्होंने 1884 में भारत में पहले श्रमिक संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की शुरुआत की थी। वे मराठी भाषा के पहले श्रमिक साप्ताहिक दीनबंधु के संपादक थे। क्वेश्चन 20 20 नंबर आते हैं। 20 में बोला निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला था। 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, गलत नहीं है, एकदम सही है। क्या होगा? एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात विनायक दामोदर सावरकर ने मेजनी आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया था। ये बात गलत हो जाएगी, है ना? ये बात क्या है? गलत है। तीसरा है 13 मार्च 1910 को दिल्ली में षड्यंत्र के सावरकर को गिरफ्तार करके काले पानी की सजा दी गई थी। ये भी बात गलत है। दोनों बातें गलत हैं इसकी। 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया था, ना कि दिल्ली षड्यंत्र केस में। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है ना? सही कौन सा है फिर? 20वें का पहला सही है, गलत पूछा था तो 2 3 सी, है ना? 20 बनाते हैं। इनमें से कौन सा है कथन जो होगा सही कथन है? चयन करना है। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की प्रमुख मांगे एवं लक्ष्यों को भाषाई प्रांतों में स्थापना तथा शिक्षा का प्रचार करना था। पहला क्या होगा? 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बाल गंगाधर तिलक ने सितंबर 1916 में, जबकि एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। गलत है, क्योंकि बेसेंट की होम रूल लीग एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास अब चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। सेकंड क्या होगा? जॉर्ज अर्नडेल, वीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी अय्यर एनी बेसेंट लीग के प्रमुख सदस्य थे। तीसरी बात सी करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 21 का आंसर सी। 22 नंबर है कौन से संबंधित होगा? किस पत्रकार से बताना है? देखो वे बोले वे अमेरिकी पत्रकार थे, वे महात्मा गांधी के जीवनकार थे और वे उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा है लुई फिशर की। लुई फिशर यहाँ से इसका सही आंसर होगा। लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था और प्रसिद्ध लेखक था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का निकटता से अध्ययन भी किया था। 23 नंबर बाल हत्या निरोधक कानून किस गवर्नर जनरल वाइसराय के कार्यकाल में लाया गया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, बी। 23 बी। 24 आते हैं। हाँ 24 नंबर 24 है निम्नलिखित पर विचार करना है। क्रिस मिशन के प्रमुख कारणों में दक्षिण पूर्व एशिया में भिन्न देशों की जो मित्र देशों की विफलताएं थी उस पर ब्रिटेन का दबाव था। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है क्रिस मिशन के प्रस्तावों में डोमिनियन स्टेट्स दर्जा के साथ एक नए भारतीय संघ के निर्माण को लेकर युद्ध, भारत को संविधान के निर्माण की विलय की स्थापना शामिल था। करेक्ट हो जाएगा। उदारवादी महासभा ने क्रिस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जबकि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की थी। ये बात गलत है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है इसका। 2 बातें। 25 नंबर है इंडियन एसोसिएशन के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? 25 में देखो 25 में जो करेक्ट है यहाँ से आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी इसके प्रमुख नेता थे। ये बात इसकी एकदम सही है। इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के नाम से जानते थे, उसने ले लिया था। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। सुरेंद्र बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख नेता थे और दोनों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की संकीर्ण और जिम्मेदारी समर्थक नीतियों के विरुद्ध थे। 26 नंबर है इनमें से विचार करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाली अधिनियम की संज्ञा दी गई है। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है।
सेकेंड, 1883 में बाल गंगाधर तिलक देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे बने थे जिन्होंने कारावास की सजा दी गई थी। सेकेंड बात गलत होगी, है ना, सेकेंड गलत हो जाएगी। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। ओनली वन करेक्ट है, सही पूछा है। 26 का वन स्टेटमेंट सही है। 27 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 1921 में बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा राजकोट के राज महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने वाले पहले राज्य थे। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तथा राजकोट में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार वाले पहले राज्य थे। पहला गलत हो गया। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है इसमें कि जो भारत सरकार नियम 1919 में तहत महिलाओं के मताधिकार का निर्णय प्रांतीय परिषदों पर छोड़ दिया गया था, जो आय और संपत्ति शिक्षा के मानदंडों पर आधारित था। सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, तो क्या होगा आंसर? 28 नंबर है, 28, भारत के सिविल सेवाओं के विकास के संबंध में विचार करना है। चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से नियुक्तों को जो थी उसके मामले में निदेशक और संरक्षण समाप्त हो गया था। 28 का पहला करेक्ट है। भारतीय सिविल सेवाओं अधिनियम 1861 के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम के एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी और लोक सेवाओं में एजुकेशन समिति का गठन भले जरिए से किया गया था। सेकेंड बात इसकी करेक्ट थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि सिविल सेवा की आयु बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई थी और सिविल सेवा में 3 भागों में वर्गीकृत किया जाए। इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा इंग्लैंड में और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज परीक्षाएं भारत में और सबऑर्डिनेट सिविल परीक्षा केवल भारत में होगी, ठीक है। 1 टू सिर्फ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आते 29, इनमें से कौन से यहाँ पर कथन सही होगा? सही कथन का चयन करना है। UN मुखर्जी तथा लालचंद पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कासिम बाजार महाराज की अध्यक्षता में हुआ था। सही है। शुद्ध और संगठन जैसे आंदोलन का प्रारंभ आर्य समाज द्वारा किया गया था। तीनों बातें करेक्ट है। 29 का आंसर 1, 2, 3, डी। 30 नंबर है, इन पर विचार करना है। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 30 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। सेकेंड बात क्या होगी? 30 का जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। 1, 2 दोनों सही है, सी। 31 मानव रक्त समूह प्रणाली के बारे में विचार करना है। एबीयू रक्त समूह प्रणाली का निर्धारण लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली पर 2 सतह एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से होता है। 31 का पहला करेक्ट है। सेकेंड है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को प्लाज्मा के एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी नहीं होते हैं। सेकेंड बात गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर 2 सरफेस एंटीजन ए और एंटीजन बी किसी व्यक्ति द्वारा रक्त समूह ए बी, है ना, ए या बी या ओ इस बात से तय होता है कि उसके आरबीसी में 2 एंटीजन कौन कौन से मौजूद हैं। टाइप ए रक्त एंटीजन, ये टाइप बी रक्त एंटीजन, राइट। ये टाइप बी ए बी में एंटीजन बी दोनों होते हैं और टाइप ओ में रक्त में ना तो एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा। 32 नंबर है 32, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया विटामिन के की मुख्य भूमिका क्या है? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी भूमिका है कि ये लिवर और जो लिवर में क्या होता है प्रोथ्रोम्बिन का बनता है। लिवर में प्रोथ्रोम्बिन का बनना ये क्या होगा? विटामिन के की भूमिका को निभाएगा, क्योंकि विटामिन के का मुख्य काम होता है कि ऐसे एंजाइम के लिए कोफैक्टर को तौर पर काम करना, जो खास क्लॉटिंग फैक्टर्स खून का थक्का जमने वाले तत्व जो होते हैं उसको बदलना, ये फैक्टर्स लिवर में बनना और खासतौर पर प्रोथ्रोम्बिन जैसे एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। 32 का बी करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ से। 33 नंबर है, कॉन्ड्रोसाइट्स किस ऊतक की कोशिकाएं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का, ये है उपास्थि की, क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स जो उपास्थि की परिपक्व कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिका लेगुनी नामक छोटी गुहा में स्थित होती है तथा उपास्थि एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स का निर्माण और रखरखाव करती हैं। उपास्थि की प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ पर ये विशिष्ट संयोजी ऊतक होती हैं और इसमें रक्त वाहिकाएं जो होती हैं और तंत्रिका तंत्र नहीं होती हैं, इसलिए इसे टिश्यू कहते हैं और ये शरीर के सबसे विभिन्न भागों में लचीलापन का सहारा देने को प्रदान करती हैं। 34 स्टेम सेल्स के बारे में विचार करना है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट होती हैं और मानव शरीर की लगभग सभी खास तरह की सेल्स में बदल सकती हैं। 34 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, करेक्ट है। एंड्यूस्ड
प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा प्राकृतिक रूप से प्राप्त की जाती है। सेकंड गलत है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्लूरिपोटेंट होते हैं और ये शुरुआती चरण में भ्रूण के अंदरूनी सेल मॉस से बनते हैं और इसमें मानव शरीर के मुख्य जर्म लेयर्स की लगभग सभी खास सतह कोशिकाओं को बदलने की क्षमता रखती है। सेकंड गलत है। तीसरा, एडल्ट स्टेम सेल्स में आमतौर पर मल्टीपोटेंट होती हैं और ये समानता अपने टी टिश्यू और सेल्स में बदलने पर सीमित रहती है। करेक्ट है 1 और 3। 34 का आंसर बी। 35 है, महिलाओं के प्रमुख लैंगिक हार्मोन के संबंध में विचार करना है। विकसित हो रहे डिम्ब ग्रंथि कूप ओवरेशन फोलिक्लेस मुख्य रूप से एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। 35 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड ध्यान से, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। सेकंड गलत है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन है, इसका स्राव प्रोजेस्टेरोन का मुख्य काम गर्भावस्था में मदद करता है ताकि मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करना और स्तन की जो एल्वियोली है दूध बनाने की ग्रंथि उसको बनाने में मदद करना। 35 का एक करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। 36 है, पुष्पी पौधों में परागण क्या होता है? पुष्पी पौधों जो परागण है ये होता है ये परागण का परागकोश में वर्तिकाग्र तक पहुंचना। ठीक है, क्योंकि पुष्प वाले पौधों में परागण को खास तौर पर उस फिजिकल प्रोसेस के तौर पर परिभाषित किया जाता है जिससे मैच्योर परागण नर प्रजनन अंग, ठीक है, का वर्तिकाग्र ग्रहणशील सतह तक पहुंचने से होता है। अंडाशय के अंदर नर गैमेट का अंड कोशिका के साथ मिलना निषेचन खासतौर पर सिनगेमी कहलाता है। 36 का बी करेक्ट है। 37, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। रेटिना की संरचना और इसकी क्या विशेषता होती है? रॉड कोशिकाएं, रॉड जो कोशिकाएं होती है ये कम रोशनी को देखने के लिए जिम्मेदार है। कोनी कोशिकाएं जो होती है कोन वाली, ये क्या करती है? दिन में रोशनी को फोटोपिक रंगीन दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। और ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ये क्या होता है? ये होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ बिल्कुल भी फॉरेस्ट रोड कोशिकाएं नहीं होती हैं। और फोविया स्टेरलिस क्या होता है? ये हो जाएगा सबसे साफ देखने के लिए रेजोल्यूशन वाला बिंदु। 37 का आंसर सी करेक्ट है। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है कि जो सबसे साफ देखने वाला रेजोल्यूशन वाला बिंदु कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? ये हो जाएगा फोविया स्टेरलिस। ठीक है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। 38 सभी लिख लो, सभी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा जीव है जो जिसके रक्त प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन सीधे खुला होता है और इसमें लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नहीं होती है? 38 का आंसर हो जाएगा से केंचुआ, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। केंचुआ एनिलेटर संघ से संबंधित है और इसमें एक अत्यंत परिष्कृत बंद परिसंचरण तंत्र होता है। कशेर की जीवों के विपरीत इसमें लाल रक्त कोशिकाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। इसके बजाय इसका लाल शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन का एक विशाल उच्च आणविक भार वाला रूप में एरिथ्रोक्रिन कहा जाता है। विशेष रक्त ग्रंथियों द्वारा संश्लेषित होता है और सीधे तरल और रक्त प्लाज्मा में घुल जाता है। 39 बायोलिचिंग के जरिए कम ग्रेड वाले अयस्क में धातु निकालने के लिए किस प्रक्रिया या एसिडिथियोबैसिलस फेरोक्सिडेंस के सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर 39 का भी करेक्ट है, बायोमाइनिंग। बायोमाइनिंग एक व्यापक शब्द जो उस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है जिसके लिए जीवित जीवों को इस्तेमाल करके कम ग्रेड वाले अयस्कों को मल्टीलॉजिकल कचरे से कीमती धातुओं निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, 39 बी। 40 नंबर है 40। लसिका अंगों के और उनकी जो जैविक विशेषताओं पर जोड़े विचार करने, कौन सा यहाँ पर सही होगा? सही ढंग से मेल खाता है कौन सा? 40। देखो, पहला अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो हो जाएगा यहाँ से क्या होगा? ये अस्थि मज्जा जो हो जाएगा आपका, ये बोला है कि प्राथमिक लसिका अंग। प्राथमिक लसिका अंग वे होते हैं जो अद्वितीय अपरिपक्व लसिका कोशिकाओं विभाजित होकर प्रतिजन और संवेदनशील कोशिकाओं में परिपक्व होते हैं। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही प्राथमिक लसिका के काम करेंगे। सही बात है। प्लीहा क्या होता है? लसिका कोशिकाओं का निर्माण उत्पादन प्राथमिक स्थान अस्थि मज्जा का होता है और प्लीहा एक द्वितीयक लसिका अंग होता है। ठीक है, जो फिल्टर के भंडारण के रूप में काम करता है और लेकिन लसिका कोशिकाओं में मूल निर्माण नहीं होता है। थाइमस, थाइमस क्या है? थाइमस आपका आंसर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट परिपक्व होने की इस तरह से जगह है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये रक्त में मौजूद सूक्ष्म जीवों को रोकना
लिम्फ जो लिम्फ नोड होते हैं ये क्या करते हैं, लिम्फ नोड आपको जो होंगे ये रोकना। हाँ ठीक है, सही बात है। आंसर क्या होगा, शेडिंग से मेल खा रहा है कौन, 1 और 3 4, 1 3 4 3 40 बनाते हैं। पेट के ठीक बाद मानव आहार नली के हिस्से का सही क्रम क्या होगा इसमें से, आंसर हो जाएगा 41 का डुओडेनम, जिनोनम, एलियम, सीकम, कोलन, मलाशय। आंसर सी करेक्ट है। 42 नंबर 42, इनमें से कौन सा फल अनिषेक फल पार्थिनोकार्पिक फल है, आंसर 42 का क्या होगा, करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा केला, इसका सही आंसर होगा। पार्थो या पार्थिनोकार्पिक फल वे फल होते हैं जो ओव्यूवल्स बीजांड के फर्टिलाइजेशन के बिना विकसित होते हैं, क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये फल प्राकृतिक रूप से बिना बीज वाले होते हैं। क्वेश्चन 43, औसत रसायन के लिए दवाओं का सबसे उपयोगी वर्गीकरण कौन सा होगा, 43 का आंसर हो जाएगा आणविक लक्ष्यों के आधार पर सी। 44, सोडियम कार्बोनेट एक क्या है, क्षारीय लवण है, क्योंकि ये एक लवण है, कैसा, करेक्ट आंसर कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार। 45, एक्स वाई और बीच यहाँ पर प्रतिक्रिया और यौगिक जेड बनता है, एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है तो वाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इनमें से कौन सा गुण जेड द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका गलनांक कम होता है। 46 है, कुछ रासायनिक यौगिक जो होते हैं ये 1 और 2 में सूची में दिए गए बताना है, मैच करना है। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन जो ग्लाइकोल है ये आपको हो जाएगा क्या, कार रेडिक्शन में एंटीफ्रीज। सेकंड, कैल्शियम प्रोपियोनेट ब्रेड में फफूंद को लेकर के, ठीक है। आगे बिस्फेनॉल पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के लिए, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड फलों के रस में, और एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजेंटिव के रूप में। करेक्ट आंसर 49 का 46 का क्या होगा, 46 है ना, 46 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ से हो जाएगा ये करेक्ट होगा। 47 नंबर है, संयुग्म युग्मी अम्ल क्षार युग्म के बारे में विचार करना है। HCl, Cl-, H2O, OH-, NH4 + NH3, इनमें से दिए गए कितने मिलाने पर सही किए गए, आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर तीनों सही है। 48 नंबर है, अब कथन ए और कारण आर। पिग आयरन कठोर होता है लेकिन भंगुर आसानी से टूटने वाला होता है, जबकि यहाँ पर स्टील पिग आयरन की तुलना में अधिक कठोर मजबूत होता है। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड यहाँ से स्टील की तुलना में पिग आयरन कार्बन की मात्रा अधिक होती है और सिलिकॉन सल्फर की मौजूदगी इससे भंगुर बनाती है, दोनों बातें करेक्ट है। 48 का आंसर बी। 49 49 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं इसमें 49 में 2AgBr चेंज करेगा 2AgBr2 किसमें, अपघटन अभिक्रिया होगी। H2 + Cl2 तो चेंज करेगा 2HCl, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सी अभिक्रिया, ये आपकी हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। Cu2SO4 FeSO4 + Cu, ये हो जाएगी आपकी कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। HNO3 वाली जो हो जाएगी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सब लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सी अपघटन है ना, तो इनको याद कर सकते हो ऐसे लिख के। आंसर क्या होगा, 49 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 50 आधुनिक अवर सारणी के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा, आधुनिक अवर सारणी के बारे में यहाँ पर जो सही होगा ये हो जाएगा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक पर आवर्ती फलन होते हैं, ये बात करेक्ट है, क्योंकि अवर सारणी में हेनरी मोसले ने दिया था नियम, और ये नियम अनुसार किसी तत्व की पहचान और व्यवहार तय करने वाला प्रमुख आधार उसका परमाणु क्रमांक उसके नाभिक प्रोटॉनों की संख्या होता है, ना कि उसके परमाणु द्रव्यमान। आंसर क्या होगा, 50 का बी करेक्ट है। यहाँ से 50 बनाते हैं, देखते हैं 51 नंबर है, इनमें से कौन जो स्रोत है तत्वों का स्रोत उनके यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से होंगे इसमें बताने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो इसमें से एक तो पहला और एक यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, Mg+2 Mg2+ और Cl- इसमें नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 3 करेक्ट है सी। 52 एक साइकिल सवार 10 मीटर की दूरी पर फिसलते हुए रुकता है और इस दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगने वाला बल 200 न्यूटन है, और यदि ये गति की दिशा में ठीक विपरीत है तो सड़क पर साइकिल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या क्या जो कार हो जाएगा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ से -2000, है ना, कितना होगा -2000, क्योंकि cos 180 होगा, cos 180 की वैल्यू माइनस होती है, तो 200 × 10 - 1 मतलब 2 - 2000, आंसर डी।
मैंने इसका 2000 क्या जूल दे तो रखा है आंसर डी। हाँ आंसर यहाँ पर दे रखा है, इनमें से कोई भी नहीं। क्या कार क्या होगा, -2000 जूल। 200 सही तो दिया है यहाँ पर, -2000 जूल। क्या इस सड़क पर साइकिल द्वारा किया गया कार्य, सड़क पर किया गया कार्य सही दे रखा है यहाँ पर, -2000 जूल दे रखा है, सही होगा सी नंबर। ठीक है सही है। 53 नंबर है, निर्वात में कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण, निर्वात में कोई वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त रूप में गिर रही है और मुक्त पतन के फ्री फेल को लेकर संबंध के रूप में विचार करना है। देखते हैं इसको। 53 में पहला यहाँ से ये बोला है कि गतिज ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि ये नीचे गिरते समय वस्तु का वेग कम हो जाता है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि वस्तु की ऊंचाई कम हो जाती है, गलत है यहाँ पर ये। ठीक है। तीसरा, नीचे गिरते समय दौरान कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहेगी, स्थिर नहीं रहती है। नीचे गिरने के दौरान कुल रैखिक संवेग समान रहता है, संवेग समान रहता है, ये बात करेक्ट है। तो 1 और 4 इसका सही होगा। क्या क्या समान रहता है वो आपको लिख के रखना है, क्या क्या नहीं समान रहता है वो आपको लिख के रखना है। ऐसे क्या नहीं है क्या नहीं है, अब उसको सही है तो आप गलत सही करोगे ना, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, जब पूरा सीरियल से करोगे तो समझ आ जाएगा आपको। 1 और 4 इससे करेक्ट है, और 2 पॉइंट और लिख लो कौन सा सही है। जैसे कि यहाँ पर इसमें ऊंचाई पर बोला कि कम हो जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो 53 का सी। 54 है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बदले बिना उसकी त्रिज्या अचानक घटकर आधी हो जाती तो नया जी क्या होगा। आंसर हो जाएगा 54 का डी करेक्ट आंसर है, 39.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 55 एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट 100 वाट है। इससे जब इसे 110 वोल्ट सप्लाई पर दिलाया जाता है तो खर्च होने वाली पावर लगभग कितनी हो जाएगी। 55 का आंसर हो जाएगा 25 वाट डी। कैसे, P बराबर V²/R लगाओगे फॉर्मूला तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 56 है 56, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में विचार करना है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। 56 का पहला करेक्ट है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, गलत है, गलत है, हाँ गलत है। ठीक है, अगला, किसी माध्यम में अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात की प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, गलत है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर 1 और 4 से हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 करेक्ट है तो सी। क्वेश्चन 57, विद्युत बल रेखाओं के बारे में विचार करना है। ये धनात्मक आवेश से शुरू होती है और नकारात्मक आवेश पर खत्म होती है। 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये आवेशित चालक की सतह पर लंबवत होती है, ये बात भी करेक्ट है, सिर्फ एक ही 3 इसका करेक्ट होगा। चौथा गलत है, यह आवेशिक चालक के अंदर मौजूद नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन और कारण है, देखते हैं। कथन कारण, प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, समांतर संयोजन में प्रवेश करने वाली कुल धारा अलग अलग शाखा में बढ़ जाती है और प्रत्येक शाखा में वोल्टेज समान रहता है। दोनों बातें सही है। 58 का आंसर ए नहीं बी सही व्याख्या कर रहा है। 59 59 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। मायोपिया निकट दृष्टि दोष क्या होगा। 59 का हो जाएगा फर्स्ट का बी अवतल लेंस, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष जो हो जाएगा 2 का ए उत्तल लेंस। प्रेस बायोपिया जरा दूरदृष्टिता क्या होगा, तीसरे का डी, और दृष्टि वैश्यम एस्टिमेटिज्म 4 का सी। करेक्ट आंसर यहाँ से 59 ए। क्वेश्चन 60, प्रकाशी उपकरणों के संबंध में विचार करना है। साधारण सूक्ष्मदर्शी मैग्नीफाइंग ग्लास किसी वस्तु की बड़ी और आभासी छवि बनाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करता है। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ऑब्जेक्टिव लेंस का और आई पीस आवर्धनों के गुणनफल के बराबर होती है। सेकेंड बात क्या होगी, पहली बात गलत हो जाएगी यहाँ से, पहली सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर साधारण सूक्ष्म जो माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके चीज़ों को बड़ी आभासी छवि बनाई जाती है ना, यहाँ पर अवतल लेंस में नहीं होगा। सेकेंड है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ऑब्जेक्टिव लेंस की आईपीस आवर्धनों के गुणनफल के बराबर होती है। तीसरा, दूरदर्शी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी आईपीस की फोकल दूरी के अधिक होगी और पेरिस्कोप में प्रकाश की दिशा बदलने के लिए 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। करेक्ट है। 2 3 4 से होगा, पहला गलत है। 61 है, इनमें से कौन सा यहाँ पर कारण पुच्छल तारों के समान द्रव्यमान के ह्रास के लिए उत्तरदायी होगा। आंसर हो जाएगा सूर्य की उष्मा और ज्वारी
बल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर और ठंडे अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि सूर्य चारों ओर क्या उनकी लंबी में किंतु अनियमित और समकेंद्री कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है, आंसर 61 का सी। क्वेश्चन 62, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया के मिश्रित वनस्पति को क्या कहते हैं? 62 का आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं ग्रीन चाको। ये आंसर से आंसर होगा। 63, सूची दो मैच करते हैं नगर और यहाँ पर नदी कौन सी है? पहली बात है, पहला है नगर नदी में बर्लिन जर्मनी है ना, बर्लिन कहाँ हो जाएगा, जर्मनी, बर्लिन जर्मनी, स्प्री नदी। पेरिस में कौन सी है? पेरिस में आपकी हो जाएगी फ्रांस में सीन नदी। कीव नदी यूक्रेन, नीपर। कोलोन राइन, कोलोन आपके कहाँ पर है? जर्मनी, राइन। करेक्ट आंसर 63 का डी करेक्ट है। 64 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी कॉर्डिलेरा का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पेशियन, इसका सही आंसर है। 65 है, इनमें से कौन सी मृदाएं पेडोकल वर्ग में शामिल है? पेडोकल वर्ग में शामिल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो पेरीरी मृदा, चेरनोजम मृदा, ठीक है, चेस्टनट मृदा, लेकिन पॉडजोल मृदा इसमें नहीं होगी, क्योंकि पॉडोकल वर्ग में पेरीरी मृदा, चेरनोजम मृदा और चेस्टनट मृदा, काली मृदा आदि को शामिल करता है। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट है ए। क्वेश्चन 66, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार बताना आपको जलवायु प्रदेश और इसकी सूची को लेकर के। CWG क्या होगा? 66 आपको हो जाएगा इसको गंगा के मैदान, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, भारत का अधिकतम प्रदेश है ना ये। AW क्या होगा? AW आपको हो जाएगा यहाँ से क्या, AW क्या होगा सोचो। देखो जो AW है ये आपको जाएगा चौथा नंबर का करेक्ट रेखा के प्रदीप का पठार का अधिकांश भाग। AMW आपको जाएगा तीसरा, गोवा के दक्षिण पश्चिमी तट। AS जो हो जाएगा आपको 1, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। 66 का ए नहीं, बी करेक्ट है। 67 आते हैं क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूरेनियम के संदर्भ में सही है? यूरेनियम के बारे में कौन सा सही है? 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये आर्कियन और औषधि सेल के समूह में पाया जाता है और आंध्र प्रदेश के तुमालपल्ली देश की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान मानी जाती है। इसका प्रमुख अयस्क पिचब्लेड, थोरियोनाइट, समरस्काइट होता है। तीनों बातें करेक्ट है, डी 67 का सही आंसर है। 68 भारत 68 है खोलोछू जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच स्थित है? भारत और भूटान के बीच, सी। और ये 600 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना को पूर्वी भूटान की त्रिसियांगे जिले में खोलोछू नदी के हिस्से पर स्थापित किया जाएगा। 69 69 नंबर है, इनमें से कौन सा यहाँ पर सही होगा? विश्व में चीनी उत्पादन में क्यूबा के बाद भारत का स्थान आता है। 69 का पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत विश्व में ब्राजील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग का दूसरा देश सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग होगा। सेकेंड, भारत में पहला सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना 1910 में बिहार के चंपारण में हुई थी। ये भी बात गलत है। कहाँ पर हुई थी? ये बिहार के मढ़ौरा सहारण में हुई थी। दोनों गलत है, आंसर डी। 70 2011 की जनगणना के हिसाब से दशक के दौरान जनगणना वृद्धि की सबसे अधिक प्रतिशत दर वाले राज्य कौन से होंगे? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर है। 71 है चुनावी के दौरान पेड न्यूज पैसे देकर छपवाई गई खबरें और गुमराह करने वाली सामग्री के बारे में रोकने के लिए किस खास संस्था के मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया सभी रणनीतिक विज्ञापनों की मंजूरी संभालने का अधिकार दिया गया है? आंसर 71 का सी करेक्ट है, भारतीय चुनाव आयोग। 72 केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मान्यता विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के तहत किस संस्था के पास इस दर्जे की सिफारिश करने की शक्ति होती है? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर। सोचो क्या होगा?
72 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी करेक्ट है। 73 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति की निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है, सी। 74 है उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। इसे संविधान सभा द्वारा उसी दिन सर्वसम्मति से अपना लिया गया था जिस दिन इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 74 का पहला स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, हालांकि इसे उसी दिन अपनाया नहीं गया था क्योंकि सभा ने इसे जानबूझकर स्थगित कर दिया था, है ना। सेकेंड बात है उद्देश्य प्रस्ताव में निहित आदर्शों के बिना किसी संशोधन को संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया था, ये भी बात गलत है। दोनों गलत होंगे, सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 75 यदि कोई संविधान पूर्व कानून संविधान के भाग 3 के अंतर्गत गारंटी के संविधान मौलिक अधिकार का पूर्णतः उल्लंघन करता है तो अनुच्छेद 13(1) के तहत अनुप्रयोग के तहत उस विशिष्ट कानून का क्या होगा, क्या होता है? आंसर हो जाएगा ये वह कानून वैध बना रहता है और मौलिक अधिकारों के साथ अपनी असंगति सीमा तक वह निश्चित और निष्क्रिय, अप्रभावी, अपरिवर्तनीय हो जाता है। 75 का भी। 76 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है ये इसके नीति निर्देशक सिद्धांत के नए तकनीकी रूप से गांधीवादी सिद्धांत की बजाय समाजवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत करता है? 76 का आंसर हो जाएगा ये वर्गीकृत करता है उद्योग और प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर के, सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप हम लोग 76 की क्वेश्चन करेंगे। आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है किसके आगे के पार्ट मुझे कराना है या आपको मैं इसका पीडीएफ दे दूँ, पीडीएफ से कर पाओगे। जो पीडीएफ दूंगा मैं वो 77 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन का दूंगा, ठीक है। पूरा पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है जितना क्वेश्चन छूटा है उतना ही मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा। अगर पीडीएफ नहीं चाहिए तो मैं बोलना, मैं आपको क्लास यहाँ पे पूरा खत्म करा दूंगा, ठीक है। अगर कर सकते हो आप खुद से प्रैक्टिस तो खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कमेंट करके नीचे बताना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो मैं सोचूंगा कि आगे पार्ट कराना चाहिए, मतलब अगला पेपर इसको पीडीएफ में शेयर करूँगा, जो मांगेगा उसको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। एंड करते हैं, तो अपना कमेंट यहाँ पर नीचे देना है, ठीक है। एंड करते हैं। सुबह मैंने कराया हुआ केजीएस का वो भी पेपर आप देख सकते हो, भी पेपर एकदम आने वाला है, 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। इनमें आपको क्या करना है, जितने भी आपको फुल लेंथ पेपर है वो सॉल्व करना है, जरूर सॉल्व करना है। और जो टॉपिक आते जा रहे हैं उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से डीप जाके कवर करो, तो कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो बहुत एक बड़ा रेशियो होता है, ठीक है। जो पढ़ते रहो, कम से कम 150 क्वेश्चन जो होते हैं डेली के, है ना, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, उनके टॉपिक भी पढ़ने हैं। आप जो रिवीजन करो करते रहो, इनको जरूर शामिल करो जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनके टॉपिक को, ठीक है। बाकी कुछ पूछना रहेगा पूछ सकते हो। अपना चैनल है DUKT, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, इसको जरूर सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम पर भी है और यूट्यूब पर भी चैनल है, तो आपको यहीं पर पीडीएफ मिलेंगे। DUKT के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ। तो कांटेक्ट करके आप ले सकते हो, और अपना जो चैनल UKT वहाँ पर भी आप उसको कर रखा है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, ठीक है। जैसा भी होगा पूछ सकते हो कुछ, अगर आपको डाउट होता है तो, ठीक है। और अभी ये वीडियो खत्म हो रहा है तो आपको सब्सक्राइब करना है अपना चैनल दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक। यहाँ पे भी हम लोग मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ यहाँ पे आपको फ्री मिलती रहेगी, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लिया जाएगा। मेंस की आंसर राइटिंग जितनी भी होगी, एक भी चार्जेस, एक भी पैसे आपको यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।